हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें, कंगना और उनकी बहन रंगोली पर आखिरकार मामला दर्ज हो गया है। धारा 154A, 295A, 124A, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें, राजद्रोह की धाराओं के तहत भी कंगना और उनकी बहन रंगोली के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ है। और सीधा चलेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री में वार पलटवार के लिए अखिलेश आनंद के पास बांका। रिलीज होगा। आज मां भवानी का दिन है। क्या है? ऊंचे रे पहाड़ा तेरा डेरा मैया अम्बे रानी, जय जगदम्बे रानी तेरी जय 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 मां भवानी तेरी जय 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 मां भवानी। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया दीपक आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और आज हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत दुर्गा स्तुति के साथ क्यों की है वो मैं आपको बताता हूं। चूंकि हम बिहार में हैं, बिहार का बहुत बड़ा त्योहार है दुर्गा पूजा, हम यहां पर इसे कहते हैं। ऐसे में आज दीपक ने दुर्गा स्तुति के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और हमारा आपसे वादा है चुनाव की हर खबर बिल्कुल सटीक सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। चुनाव का मतलब ही होता है, चुनाव की खबरों का मतलब ही होता है एबीपी न्यूज। तो आज हम बांका पहुंच गए। देखिए बांका की जनता का उत्साह। चलिए, तो बांका की बात होगी, लेकिन उससे पहले एक गाना जो आपने बांका को सोचकर बनाया था दीपक, जरा सुनाइए दर्शकों को। जी हाँ बिल्कुल, बांका के लिए एक सागर मंथन हुआ था। यहीं पे मदार पर्वत है और एबीपी न्यूज भी सागर मंथन ही कर रहा है कि चुनावी में कौन निकलेगा। तो ये है, एक सागर मंथन हुआ पर्वत मंदार पे, दूसरा शुरू है यहाँ एबीपी न्यूज बिहार पे। एक सागर मंथन हुआ पर्वत मंदार से, दूसरा शुरू है यहाँ एबीपी न्यूज बिहार से। कौन होगा सीएम फहराएगा पताका, यह जिला बांका भैया, यह जिला बांका, यह जिला बांका भैया, वेलकम टू बांका। वेलकम टू बांका। बांका की बात होगी, लेकिन आज बिहार की राजनीति में सियासी सरगर्मी जिन्ना को लेकर बहुत तेज है। क्या है यह मामला, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से चुनाव में ऐन वक्त पर वोटिंग से पहले जिन्ना की एंट्री हो गई है। आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा। अगर जिन्ना के रास्ते पर होगा, क्या इनका स्टार प्रचारक सर्जिल इमाम होगा? कि हम गांधी की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। आज भी यही कह रहे हैं कि हम गांधी की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और गांधी के देश में गोडसे का राज नहीं चलेगा। गांधी की पार्टी है ये, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की सोच की पार्टी है। जिन्नावादी मत बनाइए इसको। मुंबई का जिन्ना हाउस डेमोलिश कर दिया क्या? आडवाणी जी को गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया क्या? आरोप और प्रत्यारोप वाले इन बयानों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि बिहार के चुनाव में जिन्ना की एंट्री हो गई है। वही जिन्ना जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश बनाया, पाकिस्तान। वही जिन्ना जिनके नाम पर चुनाव आते ही देश की सियासत में उबाल आ जाता है। जाले से कांग्रेस के उम्मीदवार मशकूर उस्मानी पर जिन्ना के समर्थक होने का आरोप लगा है। चंडीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के कार्यालय में जिन्ना की तस्वीर है। अब अभी तो मुझे मालूम नहीं, मुझे वहां से निकले हुए जब अध्यक्ष थे तब थी। जब मैं अध्यक्ष था, मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, तब थी। सुनिए ना, तस्वीर थी, बता रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी को विवाद के बाद आपने लिखा, तस्वीर थी। भाई मुझे मालूम ही नहीं था कि तस्वीर है या नहीं है। मशकूर उस्मानी की सफाई उनके विरोधियों के तेवरों को कम नहीं कर पा रही। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने तो उन्हें राष्ट्रद्रोही तक करार दिया है। उस्मानी जी देश के विरोधी हैं, पूरे राष्ट्र के विरोधी हैं। ऐसे व्यक्ति को टिकट देना ये मानसिकता का प्रतीक तय करता है कि किस मानसिकता के लोगों को कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है। जाले के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के, उस व्यक्ति ने कभी जिन्ना की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ाव नहीं किया। ये अपने आप में सरासर झूठ है।
जिन्ना पर वार पलटवार का सिलसिला लंबा चलने वाला है, क्योंकि देश की सियासत में जिन्ना की घुसपैठ का इतिहास बहुत पुराना है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी बीजेपी को उसी इतिहास की याद दिला दी। बम्बई का जिन्ना हाउस डेमोलिश कर दिया क्या? अडवाणी जी को गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया क्या? अरे आइए रोजगार पे बात करिए, पलायन का दर्द जो सड़कों पे छलका उसकी बात करिए। झूठ की इमारत पे बालू से सच खड़ा करना चाहते हैं। हमने 2015 में आपकी करतूत देखी थी। बिहार की जनता अपने मुद्दों पर आपको खींच के लाएगी। जाहिर सी बात है, चुनाव हो और ध्रुवीकरण की राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन बिहार के लोगों का मूड क्या है, उनकी सोच जिन्ना वाली सियासत पर क्या कहती है, ये जानने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज बिहार के बांका में है। तो चलिए शुरू करते हैं बांका से वार पलटवार। जी हाँ, नेताओं की बातों आपने सुनी, लेकिन आखिर जनता वाकई में क्या सोचती है, आज हम यहाँ बांका में बात करने वाले हैं। बांका की जनता मेरे साथ है और अलग अलग दलों के जो नुमाइंदे हैं, सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। तमाम दलों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से मेरे साथ यहाँ पर सोनेलाल हेम्ब्रम साहब जुड़ चुके हैं, आप एमएलए भी रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू से हमारे साथ संजय राम जी यहाँ पर मौजूद हैं, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस के नेता संजीव सिंह जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी से हमारे साथ मिट्ठन यादव जी हैं, डॉक्टर अजय कुमार सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, प्लूरल्स पार्टी से हैं, और श्रीधर मंडल हैं, आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। सोनेलाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, यहां के मुद्दों पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जिन्ना की एंट्री क्यों करवानी पड़ गई आप लोग को चुनाव में? पहले तो मैं सर्वप्रथम आपको आज नवरात्रा की शुभकामना देता हूं और एबीपी न्यूज को भी ये बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 70 देशों में ये चुनाव हमारा कोरोना के चलते नहीं हुआ। 70 देशों में ये भारत के जो हमारे निर्वाचन आयोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम समय पर चुनाव कराएंगे और ये सही समय पर जो निर्धारित समय है उसी में ये चुनाव। ठीक है, लेकिन कोरोना इशू है कहां चुनाव में, वही तो मैं सोच रहा हूं। जिन्ना की एंट्री क्यों करवानी पड़ जाती है? पिछले चुनाव में भी जिन्ना की एंट्री हुई थी। एंट्री आप जहां देशद्रोह की बात आती है वहां सर्वप्रथम हमारा भारत देश है, भारत माता है, और देशद्रोह की जहां बात आती है वह उनका यदि नामांकन ये रद्द हुआ है तो वह सही हुआ कि नहीं हुआ है? मैं इस पे आता हूं, कांग्रेस के नेता से सवाल लेता हूं, क्या एक देशद्रोही को आपने टिकट दे दिया, वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले? देखिए, सबसे पहले अभिषेक जी, आपका अखिलेश आनंद जी, आपका, आपकी पूरी टीम का और दीपक जी का बांका के ऐतिहासिक भूमि पर और इस नवरात्रा के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के पास, भाजपा जदयू के पास बिहार की जनता के सामने चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। पिछले चुनाव में भी पाकिस्तान में ये पटाखे फोड़ रहे थे, इस बार भी ये जिन्ना को ला रहे हैं। जिन्ना के मजार पर जाके मत्था टेकने वाले लाल कृष्ण आडवाणी इन्हीं के पार्टी के हैं और पूरा देश जानता है कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में सरकार किसने बनाई थी। तो ये सारे सवाल है, आप जेडीयू के नेता, क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है फिर? बिल्कुल, जहां तक सवाल है ये जो जिन्ना का जो आपने बात कही है, यानी ध्रुवीकरण तुष्टीकरण भी है, और मुझे लगता है कि इन लोगों को इस पर अब सचेत होना चाहिए और इस तरह का जो चोली दामन का जो खेल है विवादों से, इससे दूर होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं। तो विवादों में कौन ला रहा है? आप ही के सहयोगी तो ला रहे हैं ना, बीजेपी वाले नेता इस पे खूब जम के बयान दे रहे हैं जिन्ना पे। बयान इसलिए दे रहे हैं कि वो जिस तरह करते हैं तो लोग तो बोलेंगे, बोलना तो जरूरी है ना कि आप अगर इस तरह का खेती कीजिएगा तो फसल वैसा होगा, तो निश्चित रूप से जो हफीम का खेती कीजिएगा तो उसका समाज में क्या मैसेज जाएगा? क्या हफीम की खेती हो रही है? सबसे पहले मैं आपके पूरे टीम को और मैराथन मंथन में पहुंचे हुए हमारे ऑडियंस के सारे नौजवान दोस्तों को इस नवरात्रा में अपने दिल से उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जिन्ना के सवाल पे। गांव देहात में एक कहावत होती है दुश्मनी दादी का,
वो कुछ भी करिएगा दूसेगा। इन लोगों का पुराना रिवाज रहा है, गड़े मुर्दे को उखाड़ दो फिर जिंदा को गाड़ दो। इन लोगों का पुराना रिवाज है, सब जानती है पूरा पब्लिक, किसी से छुपा थोड़ी है। ये पूरा बिहार देखता है इन लोगों के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, वोटों के ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है। इनको कुछ आए तब ना और कुछ बोले, कुछ आता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। सिर्फ बच जाता है जात और धर्म की बातें और उसी पर वोट लेना, इसके सिवा इनको कुछ नहीं आता है। श्रीधर मंडल जी, फिर से जिन्ना की एंट्री पिछले चुनाव में भी हमने देखा था। मैं तो इन लोगों की बातों को सुना और बातों को सुनने के बाद ये मुझे यही महसूस हुआ, ये लोग धर्म और जातियों के अलावे किसी चीज में आगे आना नहीं चाहते हैं, सिर्फ धर्म और जातियों से पब्लिकों को बांटते रहते हैं। यही इन लोग का जो से है। ये बताइए, आप हर पार्टी में रहे, करीब करीब बीजेपी में भी रहे, जेडीयू में भी रहे, आरजेडी में भी रहे, तमाम पार्टियों से गुजरते हुए आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे मेरा यही वजह है कि मैंने ये देखा कि सभी पार्टियों में कहीं जाति है, कहीं धर्म है, कहीं पैसा है, कहीं कुछ है, और मैंने सोचा कि मैं एक निष्पक्ष और अपने निर्विरोध लड़के, निर्दलीय लड़के मैं आता हूं, अब जनता के पास आता हूं, नेताओं के पास तो जाऊंगा। जिन्ना की एंट्री क्यों हो जाती है चुनाव में? मुद्दे क्यों नहीं होते हैं? एक बहुत बड़ा ये सवाल है, जरा जवाब दीजिए फटाफट। आता हूं सर, मुद्दा हमेशा यहाँ डाइल्यूट किया जाता है। मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, मुद्दा रोजगार होना चाहिए। आज आप शिक्षा को प्रॉफिट सेक्टर बना दिए हैं, चिकित्सा को प्रॉफिट सेक्टर बना दिए हैं, इस पे क्यों नहीं डिबेट करते हैं आप लोग? जिनको भी बोलना हो हाथ खड़ा कीजिए। कौन बोलना चाहता है? कौन बोलना चाहता है? बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मेरा सवाल सत्ता पक्ष से है। आप सिर्फ 5 ऐसे काम बता दो जो केंद्र सरकार की योजना के बिना हुआ हो। एक कॉलेज का नाम बता दो जो नीतीश कुमार ने खोला हो, या ऐसे 5 काम बस बता दो जो पिछले 15 वर्षों में आपने किया हो, जो केंद्र की योजना नहीं थी। उस पर भी सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले जिन्ना की एंट्री क्यों हो जाती है चुनाव में? बताइए जल्दी से, बोलिए। किसको क्या बोलना है? जल्दी। हाँ, मेरा सवाल प्लूरल्स पार्टी के डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी से है कि आप रोजगार के बारे में बोल रहे हैं। क्या आप रोजगार बिहार में या बांका जिला में आप क्या रोजगार देने वाले हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? आप ऐसे हाथ उठाइए जिसको भी बोलना हो। आइए सामने आइए, जल्दी आइए, बोलिए। हटिए हटिए, रास्ता दीजिए। मेरा सवाल तमाम नेताओं से है कि बाबर और जिन्ना करने के बजाय अगर आप स्थानीय मुद्दे पे अगर बात करें तो वो ज्यादा बेहतर है। और पिछले 15 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में क्या कार्य किया है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए, ना कि जिन्ना और राष्ट्रवाद पर। तिलक का केस कौन लड़ा था पूछिए, भगत सिंह का केस कौन लड़ा था, आजाद हिंद फौज का केस कौन लड़ा था? बस तिलक का केस कौन लड़े थे? मोहम्मद अली जिन्ना। भगत सिंह का केस मोहम्मद अली जिन्ना। आजाद हिंद फौज का केस मोहम्मद अली जिन्ना। जब सारे कट्टर हिंदू संगठन का केस मोहम्मद अली जिन्ना लड़े थे तो मोहम्मद अली जिन्ना विरोधी कैसे हुए? पूछिए। मैं आ रहा हूं। हम भाजपा जदयू वाले से कहना चाह रहे हैं कि चंदन पुल टूटने से आज 8 महीना हो गया और भाजपा और जदयू वाले को याद आता है जिन्ना जिन्ना। सर, चुनाव में मेरा एक ही प्रश्न है कि इन लोगों के पास क्या अपने काम पे भरोसा नहीं है जो बार बार जात और धर्म को उठाना पड़ता है? आज युवा काम चाहता है, शिक्षा चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, रोजगार चाहता है। ये इस पे बात नहीं करके कभी जिन्ना कहेंगे, कभी पाकिस्तान कहेंगे, कभी अफगानिस्तान। पार्टी कोई भी पार्टी हो अपने मुद्दा से सिर्फ लोग जनता को भटकाने का काम करते हैं। अब हमको चाहिए निर्दलीय और स्वच्छ उम्मीदवार चाहिए। श्रीधर मंडल हमारा मेरा सवाल तमाम नेताओं से है, क्या आप लोग किस बात पे राजनीति कर रहे हैं? जातिवाद ही एक सिर्फ मुद्दा है? जातिवाद से थोड़ा ऊपर उठिए, समाज को और भी कई चीजों की जरूरत है। बोलिए बोलिए, बोल जल्दी से। मेरा सवाल सर पॉपुलर से है कि ये जो गांव-गांव जाके बोलता है कि मैं रोजगार दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, ये क्या रोजगार देगा? एक बात बताइए, चुनाव में बुनियादी मुद्दे क्यों नहीं है? जेडीयू और बीजेपी के नेताओं से सवाल है, ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप आप लोगों पर लग रहा है जिन्ना की जो एंट्री करवाई गई है। जहां तक ये कहा जा रहा है ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है। ये चूंकि मामला ही हमारे देश का है, भारत देश का है, और उन पर देशद्रोह का मामला बनता है। इसलिए यदि बीजेपी ने ऐसा, सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है तो गलत है। चुनाव का जो मुद्दा है, असल मुद्दा तो हमारा लोग अभी कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा है। बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, आइए, क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, सामने आइए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए।
अभी जितना भी राजनीतिक पार्टी है सभी जो है जाति धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ प्लुरल्स पार्टी है जो कि सिर्फ मुद्दे पर स्वास्थ्य शिक्षा पे बात कर रही है। हम लोग उसी के साथ हैं। आप तमाम मंचासीन वक्ताओं से अनुरोध है कि कृपया आप लोग जनता को बरगलाए ना। जनता ये चुनाव विकास का चुनाव, ये चुनाव लोकल मुद्दे का चुनाव है और इसको आप जाति और धर्म की जो चादर उड़ाना चाह रहे हैं, अब 70 साल के बाद ये खत्म होता है। 15 साल नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री रहा, लेकिन हम लोग विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं किया। हम यही चाहते बेरोजगार के लिए इधर उधर। सर मेरा कहना सब नेता से आजकल के विकास में क्या हो रहा है, कुछ विकास नहीं हो रहा है सर, सिर्फ बच्चे को पगलाया जा रहा है। सर सबसे पहले तो सर आपका मन्नार की धरती पर स्वागत आपका है सर। मैं सर सत्ता पार्टी से पूछना चाहता हूं सर कि आज 10 साल के अंदर में बाका का हालत देखिए सर, स्वास्थ्य देखिए सर, वहां पर सर क्या हुआ है सर। एक सर रिजर्वेशन काउंटर है सर, वहां पर टिकट नहीं करती है सर। शिक्षा युवा को कैसे क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार तो ये दे नहीं सकते सर। हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि शिक्षा के मामले में सर बिहार इतना पिछड़ी पे चल रहा है, बॉटम में चला गया है सर। हम लोग टीटी पास करके इतना दिनों से भटक रहे हैं, 7 साल हो गया सर भटकते हुए। अभी 2017 में हम लोग टीटी पास किए हैं और वैकेंसी आ रहा है 2012 का ही। और तो जनता में नाराजगी और आक्रोश है। दीपक, आप कुछ सोच पा रहे हैं इस पर? जिस तरीके से हम देख रहे हैं जनता का आक्रोश दिख रहा है, जनता सर नेता से तमाम तरह के सवाल हैं। जी बहुत हम सुने, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत मुद्दा है। इसी पे 4 लाइन हम जनता की तरफ से नेताजी के सामने में परोस दे रहे हैं, चख लीजिएगा। स्कूल में खिचड़ी मिले भैया और मेन पढ़ाई गायब हो। लड़का क्या करा अपने पप्पा जी से कि 3 साल के डिग्री बाबूजी, हाँ अरे 5 साल में लायब हो। अब बेरोजगारी और गरीबी रोजे रोजे बढ़ता है। अब बंद है शराब फिर भी नशा रोज चढ़ता है। मास्टर के सैलरी महीनों बाद आए, धरना प्रदर्शन करके युवा रोज कुटाए। जब इस सब क्षेत्र में सुधार होगा नेताजी, तब जाके बिहार में बहार होगा नेताजी। बिहार में बहार कैसे हो, सवाल तो यही है। चलिए जी, क्या कैसे हो बिहार में? बिहार में बहार तभी होगा जब आप साथ देंगे, जब यहाँ के युवा साथ देंगे, जब यहाँ की जनता साथ देगी। इनको जाति पाति से उठकर ऐसे लोगों को चुनना होगा जो बिहार को नई दिशा, नई दशा देने वाली है और जो विदेश से छोड़कर यहाँ पर आई है और एक पार्टी पढ़े लिखों का समूह बनाई है जो पहले से कुछ कर रहा है समाज के लिए। ठीक है। अब एक, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं जल्दी से? हाँ। सर बिहार में जो हमारे बांका जिला में जो बालू उठाकर इतना जो बांका का दयनीय स्थिति बना दिया गया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे यहाँ पहले किसान को पानी का लेयर इतना नीचे चला गया। सबसे पहले खाना जरूरी है, खाना के बाद कुछ और चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं सर बीजेपी और जदयू वाले नेता से कि बिहार का असली मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर क्यों नहीं बात करते हैं? जाति पर क्यों बात करते हैं? रंग भेद पर क्यों बात करते हैं? असली मुद्दा पर क्यों नहीं बात करते हैं? पूछना चाहता हूँ कि आप एफिडेविट करके दीजिएगा, अगर 5 साल में विकास नहीं कीजिएगा। एक ही नेता है बिहार में, वो पप्पू यादव है, जिसने एफिडेविट के साथ दिया है कि अगर विकास नहीं करेंगे। विकास पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। आप जेडीयू के नेता जरा बताइए, विकास को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए ऐसा है कि विकास का जहां तक सवाल है, माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक विकास हुआ है। लेकिन आपको लग रहा है ना, जनता को यह नहीं लग रहा है? जो है मौजूद जनता में उसकी बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि आज से 15 साल पहले हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी, वहां कुत्ते भौंकते थे। अभी अगर आप हॉस्पिटल जाइएगा तो दवाई के साथ साथ सूची भी टंगा हुआ है, बिल्कुल पारदर्शी है, छुपने छुपाने की बात नहीं है। नेताजी जो कह रहे हैं सच है क्या? नेताजी जो कह रहे हैं सच है क्या? हाथ उठाकर बोलिए। नेताजी जो कह रहे हैं आप लोग को लगता है सच है?
भाजपा सर 10 साल में विकास यही किया है, अपना कार्यालय बहुत अच्छा बनाया है और उसमें ऑफिस में एसी और बाथरूम में भी एसी है। सर आरजेडी मतलब नेता से पूछना चाहते हैं जो बोल रहे हैं मतलब इसका नेता कि 10 लाख मतलब हम रोजगार देंगे, जो खुद मतलब पढ़े लिखे नहीं है, कितना कष्ट होता है बच्चा को और वो कहां से देंगे रोजगार, कितना कष्ट होता है उसको पता है कि पटना में कितना। लेता हूं आरजेडी के नेता से, क्या यह चुनावी शिगुफा है सिर्फ जो आप लोगों ने नौकरी की बात की है, जो आपने वादा किया? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी कभी झूठ नहीं बोलता। और अगर यदि उन्होंने बोला है कि मेरी सरकार बनी और मैं कैबिनेट के पहला बैठक में पहले कलम से 10 लाख बेरोजगार को रोजगार दूंगा, तो दूसरे के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरा ये कहना है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि दरअसल वो पूरे बिहार की सोचते हैं, पूरा बिहार उनका परिवार है और आरजेडी वालों के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। नहीं, उन लोगों का तो लांछना लगाने का काम है। लगाने का काम है। क्या तेजस्वी जी लालू जी के बेटे नहीं हैं? बिल्कुल है। तो वो उसी लिहाज से उनको ये गद्दी सौंपी गई ना। लालू जी के वो बेटे हैं और लालू जी के बेटे को अगर यदि लालू जी को ही गद्दी मिला था तो कोई जुर्म नहीं हुआ था। समाज के अंतिम पायदान वाले लोगों आपको क्यों नहीं मिल रही है गद्दी? वही तो मैं जानना चाहता हूं। जो नेता है, कार्यकर्ता है, उसका नंबर क्यों नहीं आ रहा है? बेटे ही क्यों बनेंगे? उनका भी आता है जिसमें प्रतिभा देखी जाती है। हमारे दल में ऐसा नहीं है कि वंशवाद चलता है, प्रतिभा देखी। आप में प्रतिभा नहीं है, आप में प्रतिभा नहीं है। जो प्रतिभावान है उनके लिए कुर्सी है। तेजस्वी में तेज दिखता है, इसलिए उनके लिए कुर्सी है। तेज प्रताप में नहीं दिखता है तेज? जी नहीं, जिसमें दिखता है उसी को पूरे हमारे मुझे दीपक आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ छोटे में सुनाना चाहेंगे? मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। हाँ। आजकल के नेता लोग कहते हैं पूरा चौड़े से कि हम तो जा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने पूरा लाओ लश्कर के साथ। तो क्या है उसी पे? पूरा लाओ लश्कर से नॉमिनेशन फाइल करना है, नेताजी का मूड है विधानसभा लड़ना है, फॉर्चूनर स्कॉर्पियो का लाइन लगा देंगे, काफिला से पूरा माहौल बना देंगे। ये गाना ब्रेक के बाद सुनेंगे दीपक, बहुत ही बढ़िया था ब्रेक। छोटे से ब्रेक लेकर रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं। वार पलटवार जारी है बांका से, देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो बिहार चुनाव पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज। बांका में हम उपस्थित हैं और बांका की समस्या क्या है, मुद्दे क्या हैं, अब उसकी बात होगी। जनता बहुत कुछ कहना चाहती है, मैं इनके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जब मैं बांका पहुंचा मैंने क्या देखा आपको दिखाता हूं एक रिपोर्ट, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बांका से कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए अब हम बांका पहुंचे हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मंदार पर्वत है। पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र अक्सर आपने सुना होगा कि सागर मंथन जब हुआ, अमृत के लिए देव और दानवों में जब लड़ाई हुई तो इसी मंदार पर्वत का इस्तेमाल किया गया था। और बांका, जिसे चंपा नगरी के तौर पर भी जाना गया, अंगराज कर्ण की ये राजधानी थी। कहना चाहते हैं अभी पधारे हैं हम भैया, पर्वत मंदार पे था कर्ण का इलाका, यही है बांका भैया, यही है बांका। बांका का ये चांदन पुल है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। 1997 में इसका निर्माण हुआ था। आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अवैध बालू खनन इस इलाके में कितनी बड़ी समस्या है इसका अंदाजा इस बात से आप लगाएं कि अवैध बालू खनन की वजह से ये पुल पूरी तरीके से आप देखिए खराब हो चुका है। धंसने की वजह से अब इसका इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे हैं। इलाके के लोगों के लिए दरअसल ये पुल आप कह सकते हैं कि लाइफ लाइन है, क्योंकि झारखंड से जो इधर से सड़क आती है कई जिलों को जोड़ने का काम इस पुल से गुजरने वाली सड़क करती है। लेकिन अवैध खनन की वजह से इसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, धंस गया और आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग अब इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जो देख रहे हैं आप गांधी चौक है, शहर का मुख्य चौराहा है ये। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था बांका के बारे में, बांका का जो इतिहास है ये बहादुरों की नगरी इस लिहाज से है चूंकि जो भारत में स्वाधीनता आंदोलन हुआ, आजादी का आंदोलन हुआ, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया यहाँ के लोगों ने। कई लोग उस दौरान शहीद भी हुए थे। महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था उसमें भी यहाँ के लोगों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था।
अब शहर की समस्याओं की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है, चूंकि ट्रक जो बालू के होते हैं बड़े बड़े इधर से ही होकर गुजरते हैं, जिस सड़क पर इस वक्त मैं खड़ा हूं महात्मा गांधी चौक से होकर, ऐसे में जाम की स्थिति से लोग परेशान हैं। ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा पीने का स्वच्छ पानी ना होना यह एक बड़ी दिक्कत है। शहर में जल निकासी की व्यवस्था समुचित नहीं होने की वजह से बारिश होती है और रिहायशी इलाकों में पानी घुस जाता है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत। इसके अलावा उद्योग धंधे पनपाने के लिए सरकार को जो प्रयास करना चाहिए था वो पिछले दिनों में नहीं हुआ। आपको पता है भागलपुर जिसे सिल्क सिटी के तौर पर जाना जाता है, तो जो रेशम के कीड़े होते हैं वो उसके लिए लोग यहीं के लोग काम करते थे, बहुत बड़े पैमाने पर उस रेशम का उत्पादन किया जाता था, लेकिन सरकार की तरफ से समुचित व्यवस्था ना होने की वजह से, उदासीनता की वजह से उसमें भी बड़ी संख्या में अब लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जिस पैमाने पर यहां पर रेशम का काम होता था इन दिनों नहीं हो रहा है। तो बांका का हाल आपने देखा। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। अब सोचिए ना भला, जो पुरानी सहयोगी है उसको बीजेपी कह रही है वोट कटवा, यानी एलजेपी को। उधर चिराग पासवान ने बयान ये दे दिया, वो कह रहे हैं कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं। तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसी से जुड़ा एक गाना पहले सुनाना चाह रहे हैं दीपक आपको। जबरदस्ती के हनुमान बने हुए हैं। अब उनको लोजपा लोग सुगड़ी भी नहीं समझ रहा है, तो क्या कहना है? बोले चिराग हम मोदी जी के हनुमान हैं, हमरे विधायक का समर्थन खुले आम है। अब बीजेपी लोजपा सरकार बनाएगी, अपना नीतीश जी की बारी आएगी। जदयू फंसा है भैया बीचे इस दाव में, राम जाने और क्या क्या देखना है चुनाव में। ये खेल चल क्या रहा है, जरा आप बताइए पहले, ये क्या खेल चल रहा है? चिराग पासवान कह रहे हैं मैं मोदी जी का हनुमान हूं और आप लोग उनको वोट कटवा कह दे रहे हैं। बांका की जनता की दर्द को मैं समझता हूं कि उन्होंने जब विकास की बात की, यह आपका हक बनता है और इसी आप वोट के माध्यम से सवाल मैंने ये नहीं पूछा था आपसे, विकास की तो बहुत सारे सवाल आए जनता की तरफ से, उसका जवाब आप नहीं दे पाए। मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान मोदी जी का हनुमान खुद को बता रहे हैं और आप लोग उन्हें वोट कटवा कह रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए में है, बीजेपी के साथ है, लेकिन वो अभी इंडिपेंडेंट। कटवा क्यों कह रहे हैं फिर आप? बिहार में उनको वोट कटवा क्यों कह रहे हैं आप? वोट कटवा नहीं है चिराग पासवान को लगता है वोट कटवा है। जेडीयू क्या सोच रही है? जेडीयू का साफ और बीजेपी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो गठबंधन का साथी नहीं है। अब परिस्थिति के हनुमान के विषय में विशेष क्या कहना? अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताइए ईमानदारी से, आपको नहीं लगता कुछ खेल चल रहा है पर्दे के पीछे? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, चूंकि स्पष्ट है कि जदयू और भाजपा जो है और हम और वीआईपी एक साथ चुनाव लड़ रही है और दिल से साथ है, दिल का गठबंधन है। कोई ऐसा नहीं दिखा। कई गठबंधन है कि मैच फिक्स है? ये भाजपा का गेम प्लान है, नीतीश जी को छोटा करके अपना सत्ता पर काबिज होना है। जी किसके पीछे? जो अभी सुन रहे थे आप, चिराग पासवान जी जो अलग हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, वो लोग वोट कटवा कह दे रहे हैं। पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है क्या? उन लोगों का तो आज कहना है ऐसा थोड़ी बात है, इन लोगों का तो पुरानी कहावत है। ये बराबरे किसी को वोट कटवा कहेगा, किसी को पिछ लगू कहेगा, कोई बड़का भाई बन जाएगा, कोई छोटका भाई बन जाएगा, तो बराबरे पूरी राजनीति है। सभी लोग टोकरी एक माथे पर रखे हुए हैं, कोई धर्म का टोकरी, कोई किसी जात का टोकरी, कोई किसी जात का टोकरी। जो गठबंधन भी हो रहा है वो जातियों का गठबंधन होता है, ना कि विकास का। ऐसा ही है कि अंदर से बहुत सी बातें चल रही है जिसको जनता को अभी तक किसी तरह से नहीं पता चलता है। नीतीश कुमार और मोदी जी और आरजेडी मैंने कहा कि जनता को नहीं पता चलता है। क्या जनता नहीं समझ पा रही है कुछ खेल चल रहा है? खड़े होइए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, जल्दी जल्दी। मैं पूछना चाहता हूं एनडीए के लोगों से कि आज कोरोना काल से 7 महीना बीत गया, सब लोग लॉज छोड़ के घर आए हैं, लॉज वाला पैसा मांग रहा है विद्यार्थी से, और उसके बावजूद भी आज शिक्षा के नाम पर लोगों के बेकार। रुकिए सुनिए, और उसके बाद रुकिए बोलने दीजिए, उसके बाद जदयू और जो भाजपा है ये लव मैरिज की जो पार्टी है, बिहार में जो जल नल योजना के चलाया है, विस्तार किया है, जल नल योजना नहीं है, घोड़ा घड़ियाल योजना है। खेल है क्या? इस बिहार में गरीब के बच्चों को जनता के जो हक था
हमारे देश का IAS IPS किसी नौमी फेल के पीछे नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा, नहीं चाहिए। लोजपा ऐसा पार्टी है जिसने शिक्षा सुधार का मुद्दा उठाया है, वो का बहुत पुरुष पार्टी है। सर यहाँ पे माइक मत पकड़िए। मैं यही प्रशासन से कहना चाहता हूं, क्योंकि सामान्य आदमी को आने के लिए नहीं दिया जा रहा है, जो पार्टी नेतृत्व से है उसी को सिर्फ अंदर देने जाने जा रहा है। मैं नीतीश कुमार से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि राजपूत समाज को क्यों नहीं टिकट दिया गया है। बांका में अब जात पात की कोई राजनीति नहीं चलेगी। बांका में नया चेहरा आएगा, श्री कौशल। कौन कर रहा है जात पात की राजनीति? कौन करता है जात पात की राजनीति? कौन करता है जात पात की राजनीति? बांका की वर्तमान माननीय विधायक जी, मंत्री जो है वही कर रहे हैं, शिलान्यास के नाम पर। मैं राजद के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि कल के दिन अगर तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आ जाती है तो आपके कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि कल के दिन बिना केस के हैं? रीतलाल यादव जो नामांकन भरे अभी, वो कल बोलते हैं कि हम कल भी बाहुबली थे, आज भी बाहुबली और आगे भी बाहुबली रहेंगे। अनंत सिंह पत्नी को आपने दिया है वो टिकट। फिर लेता हूँ आरजेडी के नेता से, आप पर बहुत बड़ा ये आरोप है, पहले भी बीजेपी जेडीयू वाले आपको घेरते रहे ये कह के कि जंगल राज साहब के जमाने में, इस बार आपने जमकर बाहुबलियों को टिकट दिया है। कौन पार्टी बाहुबलियों को टिकट नहीं दिया है? कौन सा जस्टिफिकेशन है? ये तो बड़ी अजीब सी बात आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कौन सी पार्टी ने नहीं दिया है, मतलब सही है फिर तो? फिर आप मान रहे हैं ना कि सही है? मेरा आपने सुना नहीं। मैं कहता हूं कौन पार्टी ने बाहुबली को टिकट नहीं दिया और किनके पास सर्टिफिकेट है कि फलना बाहुबली है? कोई मानते हैं ना कि बाहुबलियों को आपने टिकट खूब दिया है? कोई सर्टिफिकेट तो दिखाए, मैं मानूं। अपना सर्टिफिकेट तो दिखाइए, अगर आप अलग हैं उन लोगों से तो दावा कर रहे हैं तो। रीतलाल यादव बाहुबली होता तो MLC बनता, जनता उनको चुनती क्या? रीतलाल यादव को लोगों ने प्यार दिया, MLC बना, दूसरा टर्म MLC बना, उसके बाद पार्टी ने टिकट दिया है। कौन कहता है? बाहुबलियों के प्रति इतना प्यार क्यों होता है राजनेताओं में, अलग अलग पार्टियों में? क्या बाहुबलियों से इतना प्रेम क्यों होता है? जनता अब ऐसे बाहुबलियों से ऊब चुकी है। जनता अब विकास चाहती है, युवाओं का पलायन रोकना चाहती है या रोजगार चाहती है? बोलिए क्या कहना है सर? अभी जो बोला कि बीजेपी के समर्थक ने कि आरजेडी जो है बाहुबलियों को टिकट देता है, तो जदयू पप्पू पांडे को क्यों टिकट दिए हैं? मंजू वर्मा को क्यों टिकट दिए हैं? राजवल्लभ यादव की पत्नी को टिकट देते हैं। आप लंबी चौड़ी बात करते हैं, बिहार में विकास की बात कीजिएगा। आप लोग माफियाबाजी में फंसे रहिए, विकास आपके बस की बात नहीं है। बोलिए बोलिए। 60 साल में बिहार में और देश में जो 60 साल में विकास नहीं हुआ था, वो महागठबंधन के लोग ये भ्रष्टाचार फिर लाना चाहता है बिहार में। जनता इतना बेवकूफ नहीं है। बिहार में केंद्रीय यहाँ का सही और बिहार में पूरा विकास का बयान चलेगा। नीतीश कुमार हेलो, मैं राजद के प्रवक्ता से बोलना चाहता हूं कि 10 लाख रोजगार की जो बात करते हैं, हमको लगता है कि 15 साल पहले जो अपहरण करते थे उसी को 10 लाख रोजगार देने वाले हैं। 2005 का पहले कार्यकाल को देखिए, जो बिहार में क्या हुआ था विकास, और अभी का देखिए 2020 का। इसलिए विकास में यदि विरोध करना पीछे वाले लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव कल के दिन जब चाइनीज ऐप बंद हो गया तो वो बोलते हैं कि युवा छीन लिया गया। क्या यही इनकी सोच है? 15 साल दोनों को मौका मिला। नौवीं फेल के पीछे 15 साल दोनों को मौका मिला। नया सरकार बनाना है, नया सरकार क्यों घूम रहा है? नम्मी फेल का सरकार नहीं चाहिए, नम्मी फेल का भी चाहिए। मेरा सीधा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि कुछ दिन पहले जो मामला सामने आया था, इसका ट्रांसफर का घोटाला का मामला सामने आया था भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्रालय में, जो सुशासन की सरकार कही जाती है, इस सरकार में बड़े पैमाने पर घोटाले को अंजाम दिया जाता है, चाहे वो सृजन घोटाला हो। बड़ा कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, कुछ कहना चाहते हैं? सरकार जो है यह कोरोना काल में चुनाव करा रहे हैं
और दुर्गा पूजा पर हर चीज में प्रतिबंध लगा रहे हैं। यहाँ पर कौन सा मतलब कोरोना काल का जो है ये चल रहा है। लेकिन कोरोना का डर आपको कहाँ लग रहा है? आपने तो मास्क ही नहीं लगाया है। हम आप लोग क्यों करवा रहे हैं? मास्क लगाइए ना, कोरोना का डर है तो। कोरोना का डर है तो मास्क लगाइए ना। एक शिक्षक की ये संकल्पना कि वो 9वीं फेल व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए, ये एक राजनीतिक बलात्कार है। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होंगे। ये चर्चा बाका से जारी है, देखते रहिए एबीपी न्यूज। रोड बनवा के चलिए बढ़िया किए काम, फ्री गैस सिलेंडर और बिजली से मिला आराम, स्वास्थ्य और शिक्षा रोजगार पर भी ताकिए, शिक्षकों किसानों की समस्या पर भी झांकिए, है चुनावी खलबली, है चुनावी खलबली, एबीपी न्यूज घूमे गली गली। गली गली हम घूम रहे हैं और जनता की बात पहुंचा रहे हैं नेताओं तक। और मेरे पास अब समय नहीं है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके मुताबिक अगर आपको मौका मिला सत्ता में आने का तो एक सबसे बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम क्या करेंगे आप? मेरा पहला सत्ता का मैं आने या नहीं आने, मैं ये चाहता हूं कि आने वाली सरकार जो है वो सिर्फ युवाओं को देखे। अभी रुक जाए, इतना वक्त नहीं है ना, माइक ऐसे माइक मत छीनिए। ऐसा तो फिर क्या होगा? हम लोग कृषि को उन्नत करेंगे, कृषि आधारित उद्योग लगाएंगे और रोजगार का बढ़ावा देंगे। कृषि पे ध्यान देंगे। आप क्या करेंगे? मेरी सरकार बनी तो बेरोजगारी दूर करवाएंगे बिहार में। बेरोजगारी आरजेडी का ये कहना है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस और आरजेडी का मुख्य मुद्दा भी बेरोजगारी है, लेकिन बांका में जो पावर प्लांट का सैंक्शन कांग्रेस की सरकार में हुआ था पिछले 7 साल में समय है और वो हम लोग चालू करवाएंगे। बेरोजगारी, कृषि, जल जलाशय, डैम का निर्माण और उसका जीर्णोद्धार। तो आज तक ये नहीं कर पाए इतने सालों सत्ता हुआ है, जो बचा है उसको पूरा किया जाएगा। सबसे जरूरी है कि हम शिक्षा में विकास हो, शिक्षा में सुधार हो। लड़के पढ़ेंगे लिखेंगे तब ना नौकरी कर सकते हैं। तो आज तक क्यों नहीं कर पाए? फिर तो सवाल ये पूछा जाएगा, 15 साल से आप लोग सत्ता में। एक्चुअल में ये हुआ है, शिक्षा में भी सुधार हुआ है, लेकिन अब समय नहीं है। कार्यक्रम को हमको यही खत्म करना पड़ेगा और कल हम लोग पहुंचने वाले लखीसराय